जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आपका जो ईवीएस का टॉपिक चल रहा है, जिसकी क्लास नंबर 8 आज हम आपके साथ लेकर आए हैं। इस क्लास नंबर 8 में हमारा जो ईवीएस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन। लास्ट क्लास में हमारे पेड़ पौधे से रिलेटिव जो 4 क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, वो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे परिवार, हमारा मित्र, जंतु वगैरह का जो टॉपिक्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है आपका प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण। तो इससे रिलेटिव आज की क्लास में हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये एक टॉपिक है, जो एक छोटा टॉपिक है, जो आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर लेंगे और ज़्यादातर होगा वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप कोई न्यू स्टूडेंट हैं जिनको इस क्लास के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी उनको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये हमारा MP टेट वर्ग 3 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं EVS की। इसमें हम EVS की जो आज है 8th नंबर की हमारी क्लास है EVS की, और इससे पहले भी 7 क्लासेस डल चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप आज की क्लास से कनेक्ट हो पाएँ, है ना। और साथ में ही वैसे तो हमारा न्यू टॉपिक है, आज आपकी क्लास आप ले भी रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि न्यू टॉपिक है तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। और आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लें। और हमारी हिंदी की क्लासेस भी चलती हैं वर्ग 3 के लिए, वर्ग 2 के लिए, जो क्योंकि उनमें टॉपिक सेम होते हैं। जिसमें अभी प्रेजेंट में आपके समाज की क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने उन क्लासेस को भी नहीं देखा है तो आज से ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। इस क्लास को देखने के बाद उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स आपके जो हैं वो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को, हमारी EVS की क्लास को। तो सबसे पहले, अगर आपने न्यू स्टूडेंट है, क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहली बार आप आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारी क्लास को, और साथ में लाइक कीजिएगा। और जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक संसाधन से संबंधित हमारा टॉपिक है। जो हमारे आसपास, जो हमारे आवास में जो भी संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, हम उनसे रिलेटिव हम स्टार्ट करेंगे क्लास को, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि संसाधन क्या होता है, इसके बाद फिर हम प्राकृतिक संसाधनों पर जाएंगे कि संसाधन क्या चीज़ है ना। सबसे पहले तो क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता रखती हैं। हमारे आसपास जितने भी आपने वातावरण वगैरह, हमारे जो पर्यावरण, हमारा आवास है, उसमें उपलब्ध जो भी वस्तुएं हैं, आसपास हमारी जो भी वस्तुएं हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता रखती हैं। और जो मनुष्य की आवश्यकता है, जो भी मनुष्य की आवश्यकता है, उनकी जो भी क्षमता है, उनकी पूर्ति की क्या रखती है, वो क्षमता रखती है, वो संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सभी संसाधन कहलाते हैं। ये आप याद रखिएगा। क्या, एक बार मैं डबल से बोल देती हूँ आपको कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे सभी संसाधन, सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। सेकेंड, फिर अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। अभी तक हमने संसाधन समझा, अब हम प्राकृतिक संसाधन। साथियों, ये हमारी थ्योरिकल क्लासेस हैं, है ना। वैसे अभी यूट्यूब पे सब लोग MCQs क्लासेस, प्रीवियस क्वेश्चंस की क्लासेस चला रहे हैं, और हम लोग थ्योरिकल क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। और आपकी जो हिंदी के वो भी थ्योरिकल क्लासेस है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरिकल क्लास है, MCQs अभी क्लासेस नहीं। मैं पहले आपको थ्योरिकल लेकर आए हैं ताकि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आए, तो आप MCQs बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इनकी PDF भी आपको मिलती है ना। तो PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा विद्यालयपुर का जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे आप हमारी PDF डेली क्लास के बाद अपलोड हो जाती है, तो आप चाहे तो PDF भी ले सकते हैं। अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, और आप जैसे बहुत से लोग होते हैं वो अपना काम करते करते क्लास लेते हैं तो वो नोट्स नहीं बना पाते, तो आप हमारी PDFs भी ले सकते हैं, और उनसे आप अच्छे से अपने बाद में अगर नोट्स बनाना चाहें या नोट्स नहीं बनाना चाहें तो PDF से आप पढ़ाई कर सकते हैं।
तो अब संसाधन क्या होते हैं, तो चलिए संसाधन को समझते हैं। तो संसाधन जो होते हैं वो प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए गए सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। वो हमारे आसपास जो हमारी प्रकृति द्वारा दिए गए वो सभी पदार्थ, वो सभी वस्तु जो हमारे लिए यानी मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं, वे सब क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। मतलब प्रकृति द्वारा दिए गए जो भी संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी है, जल है, खनिज है ना, वन्य जीव है, भूमि है, ऊर्जा है, ये सब क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। इन्हें अच्छे से याद रखते हुए चलेगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने प्राकृतिक संसाधनों को समझा, प्राकृतिक संसाधनों को समझा। अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारे प्राकृतिक संसाधन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे, हम उन सबको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं भूमि संसाधन, भूमि से प्राप्त होने वाले जो भी हमारे उपयोगी संसाधन हैं, जो हमारे हमको ज़रूरत होती है और जो हमारे लिए भूमि पर जो उपस्थित होते हैं, भूमि से रिलेटिव जो होते हैं, उनको देखते हुए चलेंगे। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि भूमि पे ही अनेक कार्यों के लिए उनका उपयोग किया जाता है ना। भूमि पे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका उपयोग कितने अलग अलग कार्यों के लिए हम भूमि का खेती के लिए करते हैं, घर बनाने के लिए, है ना। तो भूमि खुद ही एक प्राकृतिक संसाधन है जिसपे का प्रयोग हम अनेक कार्यों के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, सबसे पहले वनों के अधीन क्षेत्र। सबसे पहले कौन सा आएगा, वनों के अधीन क्षेत्र। वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वनस्पति क्षेत्र दोनों पृथक हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन, है ना, सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि वे वन क्या बन सकें, वन बन सकें, है ना, याद रखिएगा। देखिए वनों के अधीन क्षेत्र, वन मतलब कैसे, जिन पर पेड़ पौधे लगे हों, जंगलीय क्षेत्र हो उसे हम वन क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वन क्षेत्र कहेंगे। जहाँ पे आसपास क्या लगा हो, वर्गीकृत वन क्षेत्र लगे हों, है ना, वनों के अंतर्गत आते हों, है ना। और आपके जिन पर वन है, पेड़ पौधे वगैरह जो लगे रहते हैं, उन्हें वन क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। और वनस्पति दोनों के लिए पृथक हो, मतलब जो वनस्पति वन अलग हो। अब नॉर्मली जैसे देखिए अगर आप हम जंगल वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वनस्पति और हमारा जो वन है वो आपको पूरा एक साथ देखने को मिलेगा, है ना। वहीं से जो आपके आयुर्वेदिक जो जानते हैं वो लोग उनमें से वनस्पतियों को छांट लेते हैं, है ना। अब वो ये बोल रहा है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वनस्पति क्षेत्र, जो वनों के अंदर ही कौन सा आ रहा है आपका, वनस्पति क्षेत्र। ये आपका वर्गीकृत क्षेत्र और इसी के अंदर आपका कौन सा क्षेत्र आ गया, वनस्पति क्षेत्र आ गया, है ना। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है। सरकार द्वारा क्या किया जाता है, वर्गीकृत जो वन है उन क्षेत्रों का सीमांकन, मतलब ये है इसको समझने की, जैसे आपका ये वन क्षेत्र है, इसमें अब कोई अवैध कार्य नहीं होगा, इसलिए आपका गवर्नमेंट द्वारा इसका क्या कर दिया जाता है, सीमांकन कर दिया जाता है कि इतना क्षेत्र जो है वो आपका वन के लिए रिजर्व है, इसमें अवैध कार्य या कोई अवैध रूप से या कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता, तो इसका सीमांकन कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। इसे जहाँ वन विकसित होता है, और यहाँ पे कौन से क्षेत्र विकसित होते हैं, यहाँ पे वन क्षेत्र विकसित होता है, वनों को लगाया जाता है ना। वनों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पौधारोपण की नई आप देखिए कितने सारे अभियान चल रहे हैं ताकि वनों के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। लास्ट क्लास में मैं प्रदूषण के मैंने कितने सारे कारण बताए थे कि वन ना होने से हमारे आसपास कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए हमने, है ना, क्या है कि एक क्लास को कनेक्ट करने के लिए अगर हम पहली वाली क्लास ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि उससे कनेक्ट होते हुए आगे वाली क्लासेस हमारी बढ़ती चली जाती हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब फिर दूसरा जाएगा कृषि रहित अन्य भूमि। अब देखो कृषि रहित भूमि जो होती है उसे क्या बोलेंगे। अब कृषि रहित मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिन भूमि पर कृषि नहीं की जाती है, यह निरंतर कमी आती जा रही है। जिन स्थानों पर कृषि नहीं की जाती है ना, जैसे आपने बहुत सी भूमि ऐसी देखी होगी जो खाली पड़ी रहती है, इनमें मतलब हम बोल सकते हैं जंगली घास उगती रहती है, और इसमें फिर पेड़ पौधे अपने आप वो झाड़ियों जैसे बन उग जाते हैं, झाड़ी जैसे उग जाती हैं। जो खाली पड़ी हुई पड़ती भूमि जिन्हें बोलते हैं, खाली पड़ी हुई जो भूमि होती है ना, वो आपके कौन सी होती है, कृषि रहित भूमि। यहाँ पे कृषि नहीं की जाती, ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि नहीं हो रही है वो कैसी भूमि हो जाएगी, आपकी कृषि रहित भूमि हो जाएगी। ये आप अच्छे से याद रखिएगा।
और यहाँ निरंतर इसमें कमी क्यों आती जा रही है? क्योंकि अब लोग वह क्या है, जो आसपास की जो गवर्नमेंट भूमि रहती है, सरकारी भूमि या खुद की भूमि, जो उनके मालिक है, भूमि स्वामी जो है, अब उन भूमियों को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सही करते जा रहे हैं, उनको सुधारते जा रहे हैं और उनमें अनाज या गेहूँ जो भी वो बोते हैं, जो भी वो कृषि में उपयोग करते हैं, की भी कृषि करते हैं, वो धीरे धीरे उन पर कृषि करते जा रहे हैं। फिर वो कृषि कर दी जाती है तो उनमें अगर वो उपजाऊ नहीं है 1-2 साल करने के बाद, फिर धीरे धीरे उन ज़मीनों को बेच दिया जाता है, जिन पे बिल्डिंग्स बन जाती हैं या फैक्ट्रीज बन जाती हैं, तो जिनके कारण उन भूमियों की संख्या क्या होती जा रही है, धीरे धीरे निरंतर कम होती जा रही है ना। पहले हमारे पास बहुत सारी थी, अब इन भूमियों की संख्या में क्या आ गई है, कमी आ गई है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब दूसरी आएगी चारागाह, है ना, या अन्य चराई भूमि। चारागाह मतलब जहाँ पे जानवर चरते हैं, है ना, गाय वगैरह जो होती हैं, जहाँ पे भूमि में चारागाह वाली भूमि होती है। जो कुछ भूमियाँ कैसी छोड़ दी जाती हैं कि जानवरों के लिए छोड़ दी जाती हैं, कि जहाँ पे बारिश में घास उग जाती है, फिर धीरे धीरे मौसम के साथ सूख जाता है, वापस उगती रहती है। तो इससे क्या होता है, जो जानवर होते हैं, है ना, जो मवेशी वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर उन लोगों के लिए भी भूमि छोड़ी जाती है ताकि ये लोग चर सकें। अब जैसे आपके पास भूमि है, अगर आप किसान हैं और आपके पास बहुत सारी भूमि है, तो उसमें से कुछ भूमि खाली छोड़ दी जाती है, क्योंकि आप किसान हैं तो आप ज़रूर ही अपने पास गाय भैंस वगैरह इनको पालते हैं दूध वगैरह के लिए, या अलग से व्यापारी डेयरी के लिए भी पालते हैं। तो उनके लिए ज़मीन भूमि छोड़ी जाती है, जिसमें उनके लिए चारा बरसिम वगैरह लगाया जाता है, जिससे वो आपके जानवरों को चरा सकें, है ना, उनके जानवरों को क्या कर सकें, चरा सकें। तो ये चारागाह वाली भूमि होती है। देश में कई भागों पर इस प्रकार की भूमि को साफ करके कृषि योग्य भूमि बना दी गई है। क्या कर दिया गया है, वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि क्या करते हैं कि अब जो पहले जो भूमि थी, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही है, खाद्य संकट आता जा रहा है, तो खाद्य योग्य जो पदार्थ है उनको बढ़ाने के लिए धीरे धीरे जो हमारी परती मतलब जो एक्स्ट्रा भूमि थी, जिन पे कुछ नहीं किया जाता था, जो मवेशी जानवरों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी कुछ भूमि, उनको भी धीरे धीरे क्या कर दिया जा रहा है, उन पे भी अनाज खेती वगैरह करती जा रहे हैं। और अगर उनमें खेती नहीं होती है, वो कुछ खाली थी जो जानवर उनमें चरते थे, फिर धीरे धीरे उनमें क्या कर देते हैं, उनको बेच दी जाती हैं, या उन पर बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, घर बना दिए जाते हैं, जो मतलब ये रहता है ना तो आप उसमें अन्न उगा पाए हैं, और साथ में जिनमें जानवर उनमें से आप अपना जीवन यापन कर रहे थे, मतलब वो जी रहे थे, उसमें जो उगने वाली घास खाकर, वो भी आपने ख़त्म कर दी। तो धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है ना, क्योंकि इनको क्या कर लिया जाता है, कृषि योग्य भूमि बना दी जाती है। अब जैसे पहले पानी की समस्या होती थी, कुआं वगैरह, अगर आपकी ज़मीन में जल भी है, नीचे मतलब नीचे स्तर पे जल है, भूमिगत जल है आपके इधर, तो आपके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वहाँ पे आप कुआं बावड़ी या बोल सके बोरवेल वगैरह आप लगवा सके। अब आपके इतने आप सक्षम हो चुके हैं कि वहाँ पे आप जल की उपस्थिति कर सके, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वहाँ की जो एक्स्ट्रा भूमि होती है उस पर क्या कर लेते हैं, वो लोग खेती करने लगते हैं ना, धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं। अब आगे देखते हुए चलते हैं। तो चारागाह वाली भूमि हमने देख ली है। अब नेक्स्ट है हमारे वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। कौन कौन सी वृक्षों फसलों तथा उपवनों के अधीन जो भूमि है उसको देखते हुए चलते हैं ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब ये आ जाएगी आपके कौन कहाँ पे आ जाएंगे, जिस पर क्या होता है, बागवानी अनेक प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं। तो वृक्षों से संबंधित मतलब हमारे यहाँ वृक्ष लगा रहे हैं बहुत से लोग, जैसे हम बोल सकते हैं बागवानी करते हैं। बागवानी से मतलब ये है कि बहुत से लोग बगीचे लगाते हैं, आम के, बी के, अमरूद के जो बगीचे होते हैं, तो वो पेड़ लगाते हैं। अब उससे भी क्या होता है, वृक्ष की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। हाँ, वो अपनी एक आय से संबंधित उस भूमि पर वृक्षों का बनाते हैं, मगर उसके से क्या होता है, वृक्ष ज़्यादा की संख्या में लगते हैं और इनको भी क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है ना, कि आप बागवानी कृषि करें या आप बागों को लगाएं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बागों के, अगर आपके पास भूमि है जिसमें जल की कमी है, तो ऐसे स्थानों पर ऐसे वृक्ष लगाएं जो कम पानी में उगते हैं, और साथ में आपका आय का भी आपकी आय का भी क्या बने, साधन बने। खाद्यान्न पूर्ति के लिए भूमि की बहुत से भाग पर कृषि होने लगी है। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए भी क्या होने लगी है ना, भूमि के कई भागों पर क्या होने लगी, कृषि होने लगी। आधुनिक तकनीक एवं उत्तम बीज खाद सिंचाई की व्यवस्था से कृषि के लिए उपयोगी भूमि बनाई जा रही है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, खाद्य व्यवस्था हो गई। पहले कि अगर उपजाऊ भूमि नहीं है ना, कैसी है, खाद्य के वहाँ पे
अगर आप कोई बीज डाल रहे हैं वो अच्छी मात्रा में उग नहीं रहा है, उसमें संकट आ रहा है, उसे मतलब हम बोल सकते हैं वहाँ पे आपकी जो भूमि है उसमें उपजाऊपन नहीं है, तो अब उनमें खाद डाल दिया जाता है। बीजों को अच्छे क्वालिटी वाले बीज जो कम पानी और कम उर्वरक में भी बहुत अच्छा आपको उत्पादन दे सके, फ़ायदा दे सके, लाभ दे सके, ऐसे बीज आ गए। न्यू न्यू टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे आप अब क्या धीरे धीरे कृषि भूमि का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है ना। कृषि क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये इसका कारण क्या है, न्यू टेक्निक्स, जो न्यू टेक्निक्स आती जा रही हैं उनके कारण आपको देखो क्या आपको बीज मिल रहे हैं अच्छे, कम पानी में उगने वाले बीज मिल रहे हैं, खाद मिल रही है। अब आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी यूरिया वगैरह है ना, अब तो नाइट्रोजन यूरिया आ गया और नीम लेपित यूरिया वगैरह जो इनका उपयोग किया जा रहा है। और कम मात्रा में यूज़ होने वाले जो आपके रसायन होते हैं उनका भी धीरे धीरे गवर्नमेंट खुद ही आपको प्रोवाइड करा रही है। इससे क्या हो रहा है, तो किसानों को लाभ भी हो रहा है। सिंचाई संसाधन अब आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, आपको कम पानी में ज़्यादा क्षेत्र में आप सिंचित एरिया कर सकते हैं आपका। और फिर इसके बाद भूमि जो कृषि योग्य जो भूमि है आपकी, जो पहले कृषि नहीं कर पाते थे, अब वो धीरे धीरे वो भी कृषि में बदलती जा रही है ना। आगे देखते हैं हम। फिर परती भूमि क्या होती है, ये हम भूमि संसाधन से संबंधित पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए परती भूमि क्या होती है, अभी तक मैं थोड़ा सा, आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं क्या है तो मैं थोड़ा सा एक बार वो बता देती हूँ। हमने आपको अभी जो मैंने भूमि संसाधन पढ़ाया था, उस भूमि संसाधन में पहले हमने वनों के अधीन भूमि जो क्षेत्र है वो देखा था। फिर इसके बाद हमने सेकेंड जो हमारा पॉइंट था वो था कृषि रहित अन्य भूमि क्षेत्र देखे थे। फिर हमने थर्ड पॉइंट जो देखा था, आपका थर्ड नंबर का जो पॉइंट देखा था वो स्थायी चारागाह संबंधित देखा था। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको फसलों के अधीन उपवन वाला जो क्षेत्र था ये बताया था। अब इसमें ही आगे आपका फिफ्थ नंबर का पॉइंट आया है, आपका कौन सा है, परती भूमि। अब परती भूमि क्या होती है, जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई जो आपकी भूमि होती है उससे संबंधित होती है ना। वह भूमि जिस पर पहले कृषि की जाती थी, है ना, और भी वर्तमान में कृषि नहीं की जाती, ऐसी भूमि जिन पर क्या की जा रही, कृषि की जा रही थी, अब उसे छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसकी उपजाऊ क्षमता जो हो गई है वो कम हो गई है, इसलिए उसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया गया है। निरंतर कृषि की भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है आर्थिक निरंतर कृषि करने से, है ना। तो उसकी आर्थिक जो दृष्टि से लाभ नहीं होता, उसका आर्थिक क्या होता है, धीरे धीरे देखिए, अगर आप किसी भूमि पर लगातार आप कृषि करते जा रहे हैं, मान लीजिए 5 साल तक आपने लगातार उस पर कृषि करी, आपने रसायन खाद वगैरह डाले, मगर धीरे धीरे बिना रसायन के अब उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो आप और धीरे धीरे उसका आर्थिक क्या होता जा रहा है, जोर बढ़ता जा रहा है, आप पे आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है, और साथ में उससे उपजाऊ जो मतलब हम जो बोल सकते हैं फसल का जो उत्पादन हो रहा है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो अब आप क्या करते हो, उस भूमि को कुछ दिनों के लिए या कुछ 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं, उसको पटक देते हैं, उस पर कुछ भी नहीं उगाते हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाता है, उसे परती भूमि बोलते हैं। कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है इस भूमि को उपजाऊ, और फिर ये भूमि क्या हो जाती है, फिर किसी उपजाऊ हो जाती है 2-3 साल में, फिर इसको वापस इसमें क्या कर दिया जाता है, अनाज बो दिए जाते हैं। तो परती भूमि क्या होती है, जो लंबे समय तक कृषि की जा रही थी, फिर कुछ सालों के लिए उसे छोड़ दी जाती है, उस पर कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जाता है, फिर उसकी उपजाऊ क्षमता वापस उसमें उपजाऊ गुण आ जाते हैं, तो फिर उसमें वापस कृषि कर दी जाती है, इसे परती भूमि बोलते हैं। आई होप आपको ये वाला जो हमारा पॉइंट था हमारे भूमि संसाधन से रिलेटिव, ये समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो एक बार प्लीज़ आप लोग शेयर कर दें क्लास को, है ना, शेयर करना ना भूलें, आप शेयर कर दीजिएगा सब लोग एक बार क्लास को, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के सामने, भूमि मृदा संसाधन को संरक्षित करना है ना। अभी हमारा पहले ही वाला पॉइंट चल रहा है कि भूमि मृदा संसाधन का संरक्षण वो कैसे करेंगे। देखिए भूमि यानी मिट्टी का ही बोल रहा है वो आपसे, कि मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए, क्या मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखी जा सकती है, कैसे बनाए रखी जा सकती है, मिट्टी में अपरदन एवं क्षय से रोका जा सकता है। उसका संरक्षण सबसे पहले कि मृदा की उर्वरकता बनाए रखें,
उसमें कम रसायन खादों का प्रयोग करें। आपके जो परंपरागत जो आपकी खाद है, जैसे गोबर खाद जो होती है, पहले क्या होता था, पहले इतने रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता था। पहले के लोग क्या आपके जो बारिश का समय होता था, उसमें गोबर जो रहता था उसको बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जाता था, और जैसे अब भूमि कटाई हो चुकी तो उसमें डाल दिया जाता था। अब वो पानी जो गिरता था, इससे क्या होता था, गोबर जो खाद है, कंपोस्ट जो खाद होती है, वो आपकी भूमि में चली जाती थी और उसकी उर्वरकता वापस बढ़ जाती थी। अब इन चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, रसायन डाल दिए जाते हैं। तो आपकी उर्वरकता बनाए रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पारंपरिक जो आपके तरीके हैं उनका प्रयोग करें, है ना। मिट्टी को अपरदन क्षय से रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, है ना। और आप पेड़ लगाने के बाद क्या कर सकते हैं, उनको आप उन पेड़ लगाने के बाद आप किनारों पर पेड़ लगा सकते हैं। और आगे पहाड़ीदार आपकी खेती होती है, आप ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आपके पहाड़ों पर, यानी हम पहाड़ बोल सकते हैं, या पठारों पर आपकी कृषि क्षेत्र है, वहाँ पे आप कृषि करते हैं, तो वहाँ सीढ़ीदार आप कृषि करने का उपाय करें, ताकि ऊपर से अगर पानी गिर रहा है तो सारे जो आपके गेहूँ या आपने जो बीज बोए हैं वो पानी के साथ बहकर नीचे ना आए, है ना। तो नीचे नहीं आएंगे, वो वहीं एक ही जगह रहेंगे, तो आपको फसल में लाभ भी होगा और पानी की आपकी जो कृषि में जो पानी लगना चाहिए वो भी लगेगा। अब इसके उपाय कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो वनों का रोपण है ना, क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाएं, ताकि वो मिट्टी को पकड़ के रखे, उसकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रखे, साथ में उसके पानी का जो लेवल है उसको आपको मेंटेन करके रखें। पहाड़ी क्षेत्रों पे सीढ़ीदार, ये आपका जैसे ढलान वाला अगर कोई क्षेत्र है जहाँ पे आप कृषि करते हैं, तो ऐसे पहाड़ियों पे सीढ़ी बना के आप क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जब ऐसे सीढ़ीदार कृषि करेंगे, अगर ऊपर से पानी गिर रहा है तो वो इस लहर पे ही आपको पानी को, बीजों को रोक देगा, फिर इधर जाएगा तो आपकी इन जो लहर के जो बीज हैं इनको रोक कर, ये वाले लहर के जो आपके बीज हैं इनको रोक कर फिर आपका पानी इधर आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो कृषि है उसमें आपको नुकसान कम होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। फिर इसके बाद आपसे बोला गया है कि जो आपके अति चारागाह स्थानांतरित जो कृषि वगैरह होती है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, ये ज़्यादातर हमारे जो आदिवासी लोग होते हैं, जो हमारे रहने वाले जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी हमारे भाई जो होते हैं, उनमें ज़्यादा देखी जाती है स्थानांतरित कृषि। वो लोग क्या करते हैं, एक स्थान पर 2 साल तक कृषि करते हैं, फिर उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। तो वो कृषि करने के लिए जंगलों की कटाई करते हैं। हम वहाँ पे कटाई करने के बाद उसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद उसकी जो राख वाली जो क्षेत्र होता है उसमें ही वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। और उस खेती करने के बाद 2 साल तक उसमें कृषि करते हैं, फिर वो वहाँ पे छोड़ के फिर आगे चले जाते हैं, जिससे वनों की कटाई भी होती है, और साथ में ही वहाँ पे आप वनों कटाई होती है। फिर इसके बाद आप उस स्थान को छोड़ के जब आप दूसरे स्थानों पे वनों की कटाई करेंगे, तो जिस क्षेत्र में आपने कृषि करी है ना, जिस क्षेत्र पे आप कृषि कर रहे हो, वहाँ पे इतनी जल्दी वन नहीं आ सकते, है ना। तो इससे आपका वनों का संकट भी आएगा, साथ में आप कृषि जो कर रहे हैं उनमें उपजाऊ क्षमता भी अच्छी से नहीं रहेगी, और आपको खाद के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो स्थानांतरित जो कृषि होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर करना, और साथ में अति चराई, मतलब जानवरों को छोड़ दिया, उनके खुरों से मिट्टी इरोजन, मतलब मिट्टी का अपरदन हो रहा है, साथ में वो अधिक चारागाह जानवरों को छोड़ने बाद अति चारागाह ज़्यादा खा लेते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पे जितना उनको रहना चाहिए चारागाह के लिए, दूसरे जानवरों के लिए भी बचना चाहिए, तो वो नहीं रह पाता, है ना। इससे फिर चारागाह का संकट आ जाता है ना, जानवरों के लिए दिक्कत होती है। इसलिए हमें अति चारागाह को रोकना है। कोई अवैध रूप से चारा को काट के ले जाता है उस भूमि से, तो उसे रोकना है हमें। तो इन सारी चीज़ों पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक जो विधियां होती हैं कृषि करने के लिए उनका प्रयोग करना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा दूसरा संसाधन कौन सा आएगा, जल संसाधन। सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड हमारा पॉइंट आता है जल संसाधन। अभी तक हमने भूमि संसाधन पढ़ा था, अब हम क्या देखते हैं, जल संसाधन को देखते हुए चलिए।
बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, ये तो हम सबको पता है। जल से सामाजिक आर्थिक विकास का मूल आधार है। देखिए हमारा जो जल है, जल बिना जीवन नहीं होता, हाँ, तो जल जो होता है वो सामाजिक आर्थिक विकास का मूल आधार होता है। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत वर्षा का जल होता है। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत, अगर हम भारत को रिलेटिव लेके चलें तो वर्षा का जो जल होता है वही हमारे पास एक है ना मुख्य स्रोत है ताजे पानी का, वर्षा वाला जल। वैसे आसपास हमें बहुत सारी जगह पानी, जैसे खारा पानी ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि समुद्री एरिया लगा हुआ है हमारे। हम प्रायद्वीपीय जो हमारा क्षेत्र है नीचे वाला है ना, दक्षिणी जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय बोला जाता है उसको, क्योंकि वो समुद्र से लगा हुआ है। तो हमारा जो पानी का जो है, मीठे पानी का स्तर है वो बहुत कम है। तो इसको, और ताज़े पानी का जो मेन स्रोत है ना, तो वो क्या है, वर्षा का जल है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं उपयोग बताती हूँ कि हमारे यहाँ पानी के जो उपयोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किसके लिए है, सबसे ज़्यादा जैसे हमने उपयोग 100% है, 100% जल में से कहाँ कहाँ कितना उपयोग किया जाता है मैं उसको बताती हूँ आपको। सबसे पहले सिंचाई में हम 78% यूज़ करते हैं। कितना यूज़ करते हैं, 78% हमारा जो जल है उसका उपयोग किस में किया जा रहा है, आपके सिंचाई में किया जा रहा है। फिर घरेलू उपयोग में 6% किया जाता है। फिर इसके बाद उद्योगों में 5%, ऊर्जा में 3% और अन्य कार्यों में हम 8%। हमारा जो जल है, हमारे भारत में जितनी भी जल राशि है उसका हम 78% उपयोग तो सिंचाई के लिए कर देते हैं। अब कभी कभी आपने देखा होगा कहीं सिंचाई अगर आपने कहीं होती है तो बहुत से किसान सिंचाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे आप ड्रिप इरिगेशन ले लेते हैं, है ना, स्प्रिंकल सिंचाई करते हैं वो लोग। स्प्रिंकल जो होती है वो घूमने वाली, जिन्हें चिड़िया टाइप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, तो उनसे सिंचाई करते। तो उससे क्या है, तो ज़्यादा क्षेत्र में कम पानी लगता है। इसके बाद अगर हम लोग बहुत से लोग हैं ना डायरेक्ट पाइपों से करते हैं, तो वो इतनी जगह है ना गीली, बहुत धीरे धीरे धरती नीचे पानी पीती जाती है और एरिया कम देर में क्या होता है, ज़्यादा एरिया में क्या होती है, सिंचाई होती है। बहुत टाइम लगता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पानी जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पानी का वेस्टेज हो जाता है ना, पानी क्या हो जाता है, वेस्टेज। देखिए 78% बहुत होता है ना। इतना पानी का उपयोग हम केवल सिंचाई में कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि हम पानी की राशि की बहुत ज़्यादा राशि जो है वो सिंचाई में, और अब मतलब हम बोल सकते हैं व्यर्थ में भी हमारे जल राशि जा रही है। उद्योगों में भी हम 5% जल राशि का उपयोग करते हैं। ऊर्जा के लिए 3% जल राशि का उपयोग करते हैं। अन्य कार्य जो होते हैं उनमें, और केवल घरेलू कार्यों में कितना हो रहा है आपका, 6% पानी का यूज़ होता है। और घरेलू में भी बहुत सी जगह आपने स्थानों पर देखा होगा पानी को कैसे बर्बाद किया जाता है, फेंक दिया जाता है पानी को, अननेसेसरी पानी बहा दिया जाता है, जो बचा के रख सकते हैं हम इसको, है ना। तो इस तरीके से पानी का उपयोग किया जाता है। 100% पानी में से इस तरीके से अलग अलग स्थानों पे पानी से आपसे पूछ सकते हैं, नॉर्मल भी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ अगर ऊर्जा में हम कितने % पानी की खपत करते हैं, तो याद रखिएगा 3% करते। तो ये आपको याद रखना होगा। ये जो मैंने परसेंटेज दिए एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार उन्हें पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम धरातलीय जल देखते हैं। धरातलीय जल मतलब धरती में जो जल होता है उससे उस जल का हम मतलब किस तरीके से हमें मिलता है। देखिए धरातलीय जल होता है उसे सतही जल, झीलों, तालाब अथवा नदी, जलाशय, इनसे हमें प्राप्त होता है। तो नदियों से, झीलों से जो हमें जल प्राप्त हो रहा है ये धरातली मतलब धरती पे जो जल है उसकी बात कर रहे हैं। सर्वाधिक सतही जल नदियों से प्राप्त होता है। सर्वाधिक हमें क्या होता है, सतही जल कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों से प्राप्त होता है ना। कुछ धरातलीय जल जैसे लगभग 60% भाग भारत की 3 प्रमुख नदियाँ हैं। 60% जो धरातलीय अगर हम जल देखें वो हमारे जो भारत की 3 प्रमुख नदियाँ कौन सी, गंगा, यमुना, आपकी आ जाएगी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, इनमें है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो ये नदियों में क्या है, आपका 60% जल हमारा धरातलीय जल इन्हीं नदियों में आपको मिलेगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं भौम मतलब देखते हैं भूजल, भूजल यानी धरती के अंदर। ये सतही जल मतलब ये नदियों से संबंधित है, तालाब, झील वगैरह जो थे वो। अब भौम जल मतलब अंदर, तो 42% भौम जल है ना भारत में विशाल मैदानों के राज्यों में पाया जाता है। कहाँ पे, विशाल मैदानों के राज्यों में आपको भौम जल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैदानी वाले एरिया में ही भौम जल आपको, ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में तो बहुत कम लोग ही नीचे वो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे थोड़ी कोई आपके बोरवेल वगैरह लगाते, ज़्यादातर मैदानी एरिया में लोग रहवास करते हैं और साथ में वहीं पर भूमजल का प्रयोग भी करते हैं। और अगर हम देखें कि केवल
यूपी में ही 90% भौमजल आपको यूपी में देखने को मिलेगा। 42% का भी 19% भौमजल आपको यूपी में देखने को, क्योंकि यूपी में देखिए आपने यमुना है ना, गंगा है ना, ये वाला जो नदी, मेन नदी कहाँ पे जा रही है, आपकी यूपी से निकलती हुई जा रही है। यूपी में कितना बड़ा आपका क्षेत्र है और वहाँ पे यमुना गंगा का दोआब है, उसमें आपकी कृषि की जाती है ना, तो वहाँ पे भौमजल आपको 19% गंगा। और आप भौमजल देखिए नदियों वाला क्षेत्र रहेगा तो उसमें भूमि का जल स्तर जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, है ना, भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसका भी स्तर ऊपर रहेगा, क्योंकि वो नदियों से अपनी आपूर्ति करता रहता है ना। और नदियाँ पानी कहाँ से लेके आ रही हैं, हिमालय से लेते हुए आ रही हैं, तो वहाँ पर मीठा जल भी देखने को मिलेगा और आपकी आपूर्ति किससे, नदी। तो भौमजल का स्तर वहाँ बरकरार है, तो जिसमें 90% अगर हम पूरे भारत में भौमजल देखें तो उसका 90% भौमजल आपको यूपी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब जल संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना। देखिए हमारे पास जो जल संसाधन है उनका प्रबंधन भी करना है, साथ में उनका संरक्षण भी करना है, क्योंकि अगर हमारे जीवन को अपन को आगे बढ़ाना है, उसको सुचारू रूप से चलाना है, तो उसके लिए हमें जल होना आवश्यक है और जल की संरक्षण तो बेहद आवश्यक है। तो कैसे कर सकते हैं, निम्न उद्देश्यों को हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म होता जा रहा है जो जल, तो उसकी आपूर्ति बचाया जा सकता है, इसलिए हमें जल का संरक्षण करना अति आवश्यक होता है। नदियों को बांध बनाकर, है ना, जल संग्रहण करके नदियों पर हम, अगर कोई नदी है वहाँ पे जल जैसे सिंचाई वाली एरिया ज़्यादा तो वहाँ बांध बना दिए जाए, पीने जल योग भी हमें बांधों से मिल जाता है ना, फिल्टरिंग करके फिर लोगों को पानी पीने के लिए दिया जाता है। बांध बनाने से क्या होगा, वहाँ के एरिया में जो भूमिगत जल का जो स्तर रहेगा वो बहुत अच्छा मेंटेन रहता है और अच्छा रहता है, ताकि वहाँ पे भौम जल भी बरकरार हो और भूमि पास। और अगर हम कहीं पे बांध बनाते हैं तो वहाँ पे चारों ओर पानी की व्यवस्था रहती है, तो जिससे सिंचाई, किसान वगैरह को, जो हमारे भाई होते हैं उन्हें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा मिल जाती है, जिससे खाद्य जो संकट होता है उससे भी बचा जा सकता है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, रेन वाटर वर्षा के पानी को एकत्रित करके, है ना, आजकल घरों में व्यवस्था की जाती है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें, ताकि क्या पानी को बचाए, सेव कर सके और धरती का जो भौम जल स्तर है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि हमारा जो धरती का जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है और हमें उसे बरकरार रखने के लिए ऐसे न्यू टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास आएगा, पहले हम अभी तक हमने जल पढ़ा, अब जल से संबंधित कुछ नीतियां हैं, इनको देख लेते हैं ना। सबसे पहले हम पहली राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी आपकी, तो 1987 में पहली बार जल के लिए कोई नीति बनाई गई थी, तो ये आई थी 1987 में। तो याद रखिएगा, सन जरूर अच्छे से याद रख लीजिएगा, पूछ लिया जाए आपसे तो उनकी सन वगैरह आप याद रखते हुए चलिएगा। पहला अगर हम इसके बारे में देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधन संबंधित प्रथम नीति, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कोई जल संसाधन नीति आई थी तो वो 1978 में आई थी। कब आई थी, 1987 में पहली, है ना, जल नीति आई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, जल राष्ट्रीय हित के प्रबंधन करना, मतलब जल का राष्ट्रीय हित में प्रबंधन करना, मतलब राष्ट्र का हित हो इस हिसाब से उसका प्रबंधन करना। अभी हम राज्यों से रिलेटिव नहीं कर रहे, राष्ट्र के हित में लेकर चल रहे हैं। फिर इसके बाद इस नीति में जल के विकास संबंधित योजना बनाकर, उन्होंने बनाकर इनका अधिकार किसको दे दिया था, राज्य सरकार को दे दिया था। इन लोगों ने नीति बनाई और नीति का हम बोल सकते हैं लागू करना, नीति को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी, राज्य सरकारों को दे दी गई थी, जिससे जो आपकी जल से संबंधित जो भी नीतियां हैं वो किसको सौंप दी गई थी, राज्य सरकार को सौंप दी गई थी। पहली नीति का ये आया। फिर हमारी सेकंड आई जल नीति आई, वो कब आई थी, 2002 में सेकंड जल नीति आई थी। पहली 1987 में आई थी और दूसरी कब आई आपकी, 2000 में आई थी। इसमें 1987 के स्थान पर नई नीति लाई गई थी। अब इसके लिए क्या कर दिया गया था, 2002 में फिर एक नई नीति लाई गई। इसमें क्या कर दिया गया था, इसमें जल संरक्षण के परंपरागत जो तरीके हैं उनका प्रयोग करना, गैर परंपरागत तरीका आदि महत्वपूर्ण तथ्यों पर को स्वीकार किया गया था। परंपरागत तरीके मतलब जो बावड़ी वगैरह जो पहले से थी उनको पुनर्जीवित करना, उनमें पानी, देखिए कुएं में क्या होता है, एरिया कम होता है, एरिया कम होने के कारण अगर हम उसमें वर्षा का पानी होगा तो वो वापस क्या होता है, नीचे कम एरिया में जाता है। बावड़ी क्या होती है, फैली हुई होती, तो वो वर्षा के जल को संग्रहण करना, साथ में वर्षा को भूमिगत जल स्तर को बढ़ाए रखने में बावड़ी का महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। अगर आपने देखा होगा बहुत से स्थानों में बहुत बड़ी बड़ी बावड़ियाँ होती हैं, तो वो वर्षा के जल को संग्रहित करके रखती हैं, साथ में
साथ में क्या करती हैं, भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ा के रखती हैं, है ना। तो बाबरी परंपरागत गैर परंपरागत जो पुराने जो तरीके थे उनको अपनाना, बाद में महत्वपूर्ण उनको स्वीकार करना। और सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो सर्वोच्च जो प्राथमिकता है वो पेयजल को दी गई थी, क्योंकि धीरे धीरे अब पेयजल संकट आने लगा है ना। पेयजल आपने देखा होगा कहीं जैसे बहुत से एरिया में अगर आपको घर जल नल जो आते हैं, है ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब पानी की दिक्कत होती है तो पानी का जो आना है, जो नलों द्वारा पानी आता है वो 8-8 दिन में आता है। तो ये क्या है, संकट ही तो है, पेयजल संकट। आप जहाँ पहले आपको 24 घंटे पानी मिलता है, वहाँ पे अगर 8 दिन में एक बार नल आ रहा है, वो भी केवल आधे घंटे के लिए आ रहा है, तो आपको 8 दिन तक उस पानी को इकट्ठा करके रखना है ना। तो इसलिए आप पहले से ही अगर आप ऐसी व्यवस्था करें तो हमारे आसपास के एरिया में पानी का संकट कम हो, इससे आपको भी सुविधा रहेगी, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को भी सुविधा रहेगी। तो पेयजल संकट बहुत बड़ी समस्या है, तो इसे हमको आप सभी को लेकर इसको सुलझाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी को व्यर्थ रूप से ना फेंका जाए, इसकी हमको देखना पड़ेगा, दिक्कतों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकेंड जल नीति में आपको ये देखने को मिला। फिर आई हमारी एक और जल नीति आई थी 2012 में। कब आई थी, 2012 में आपकी तीसरी जल नीति आई थी। इस नीति की प्रमुख जो था विशेषता जो थी वो जलीय स्रोत का पुनर्निर्माण, रख रखाव करना। मतलब जो पुराने जल स्रोत हैं और जो आपके नए जल स्रोत हैं तो उनको खराब होने से रोकना, उनका रख रखाव करना, है ना। और जलवायु परिवर्तन को रोकना। और जो वायु परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, प्रदूषण और आसपास के जो लोगों के बढ़ती जनसंख्या के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको भी रोकते हुए चलना, है ना। प्रत्येक राज्य में जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। प्रत्येक राज्य में क्या की गई थी, जल नियामक प्राधिकरण। इससे क्यों की गई थी कि जो प्राधिकरण है वो नियमों को बनाए और जल से जो होने वाले संकट है उसको लड़ने के लिए नियम बनाए और लोगों को जागरूक करें। साथ में जो आपके पानी की जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से चला के रखें। पुरानी जो पानी की व्यवस्था है उनको वापस जीवित करें और जहाँ से हमें पेयजल प्राप्त हो सकता है ऐसे स्थानों की खोज करें, है ना। साथ में पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बना के रखें। पड़ोसी देशों के पास अगर पानी का अच्छा सोर्स है तो हमें उनके साथ अपने व्यवहार, मित्रपूर्वक व्यवहार बना के रखें। कभी हमारे अगर पानी का कोई संकट पड़ता है तो हम उनसे हमारे यहाँ पानी को मंगा सकें, है ना। तो इस तरीके से व्यवस्थाओं को बनाए रखना। तो ये आपकी तीसरी जो जल नीति आई थी 2012 में, उसके प्राधिकरण के कुछ नियम है। तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि हम इनको अच्छे से याद कर सकें, इनके बारे में समझ सकें, है ना। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर किसी क्लास देख लीजिएगा या इनको नोट्स को भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब जल से संबंधित कुछ नियम वगैरह लेकर आए थे, तो उसमें आया था अटल भूजल योजना आई थी 2019 में। मैं इसको भी आपको बता देती हूँ। देखिए, अटल भूजल जो योजना थी इसका आरंभ जो हुआ था 2019 में हुआ था, है ना। 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर को क्या आता है, अटल जी का क्या है, जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, इसलिए उस दिन सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता ही होगा, है ना। तो इसलिए 25 दिसंबर को आई थी अटल भूजल योजना। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो अगर देखा जाए, भू जल स्तर का जो जल है उसको क्या रखना, बड़ा, है ना, उसको उठाना, किसानों को फ़ायदा पहुंचाना, है ना, उसको ऊपर उठाना है और किसानों को फ़ायदा पहुंचाना था। उद्देश्य का क्रियान्वयन जल संसाधन नीति विकास, जल संसाधन जो विकास है आपका, नदी का विकास गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस नीति का क्रियान्वयन जो होता है वो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय जो मंत्रालय है उसके द्वारा इस क्रिया का क्या, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था। किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सके, भंडारण किया जा सके और किसानों की आय को दोगुना किया जाते। किसानों को जल संकट के कारण जो आय में नुकसान हो रहा था उनकी आय को बढ़ाया जा सके और उनकी किसानों की जो संकट है उसको दूर किया जा सके, है ना। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा हमारा कौन सा संसाधन आ जाएगा, महासागरीय संसाधन आ जाएगा। कौन सा संसाधन आ जाएगा, महासागरीय संसाधन। चलिए इसको देख लेते हैं, है ना। अन्य प्राकृतिक संसाधन के जैसे ही महासागरीय मतलब जल राशि, हमारे आसपास जो समुद्री एरिया है उससे जो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं वो महासागरीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे खनिज प्राप्त होते हैं हमें, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, कोबाल्ट, निकल, है ना, और ये निकल, तांबा, लोहा, सल्फाइड के टुकड़े वगैरह जो हमें प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, खनिज संसाधन है जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, जल राशि से प्राप्त हो रहा है। जल राशि यानी समुद्री एरिया से हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, है ना। भारत के पश्चिम पूर्व तथा पूर्वी तट
की तुलना में अधिक संसाधन प्राप्त है। पश्चिमी पूर्व तथा पूर्वी तट की तुलना में, मतलब पश्चिम तरफ हमारे दो घाट हैं, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिम घाट में अधिक आपको संसाधन देखने को मिलेंगे, अधिक प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर देखने को मिलेंगे पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट की तुलना में। इसके बाद हमारी जो बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई में 750 करोड़ टन पेट्रोल भंडार है ना। बॉम्बे हाई जहाँ से पेट्रोल की बड़ी बड़ी आपको क्या फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी बॉम्बे में, है ना। जो बॉम्बे हाई है वहाँ पे आपको पेट्रोल की बहुत सारी फैक्ट्री है, जो कच्चा तेल होता है उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी। यहाँ से क्या है, वहाँ पे कितना भंडारण है, 750 करोड़ टन का क्या है भंडार है, पेट्रोल का भंडारण आपको देखने में। कावेरी गोदावरी महानदी जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपको प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार देखने को मिलेंगे, जो हमारे लिए क्या है एक उपयोगी है, साथ में हमारे आर्थिक स्तर को बढ़ाए रखने के लिए उपयोगी है, हमारे देश की आपूर्ति के लिए उपयोगी हैं। तो ये चीज़ें संसाधन हमको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे हम देखें तो जैविक संसाधन आपको देखने को मिलेंगे। कौन से जैविक संसाधन? समुद्री क्षेत्र संसाधन, पादप प्लग, जैसे हम देख सकते हैं पादप प्लग होते हैं, प्राणी प्लग होते हैं, जल कृषि होती है, जलों में कितनी सारे अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है ना। खाद्य चीज़ों को उगाया जाता है जलों में, जो सिंगाड़े वगैरह जो आते हैं वो जली में उगते हैं, है ना। और बहुत से लोग फूलों का बिजनेस करते हैं जल में, जैसे कमल वगैरह होते हैं, है ना, इनका करते हैं। तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। बहुत से जलों में जैसे कृषि की जाती है, जल की अलग अलग कृषि बहुत सी, जैसे एक चावल आता है, चावल वगैरह जो जलों में केवल जली में उगते हैं, तो उन तालाब वगैरह से निर्माण करके जलों में, है ना, क्या उगाया जाता है, आपकी कृषि की जाती है। इस प्रकार की अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। तो ये भी हमारे आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और ये आर्थिक रूप से हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं, तो इन पर भी हमें ध्यान देना है। तो हमने कौन कौन से देखे एक बार मैं बता देती हूँ, फिर अपन आगे देखते हुए चलते। सबसे पहले हमने कौन सा देख लिया था एक बार मैं बता देती हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ होते हुए ना चलें। सबसे पहले संसाधन, फिर प्राकृतिक संसाधन देखे हमने, इसके बाद हमने भूमि संसाधन देखा, भूमि संसाधन के बाद फिर हमने आपको बताए, भूमि संसाधन के बाद फिर हमने जल संसाधन देखा। एक मिनट, आपको भूमि संसाधन के बाद फिर हमने कौन सा देखा, आपका जल संसाधन का देखा। फिर जल संसाधन के बाद हमने अभी आपके लिए समुद्री धरातलीय संसाधन फिर हमने ये देखे थे। फिर इसके बाद हम कौन से संसाधन पर आए हैं, फिर हमने आपको जल नीतियाँ बताई थी, प्रथम जल नीति, फिर इसके बाद हमने आपकी दूसरी जल नीति देखी, फिर हमने तीसरी जल नीति देखी, फिर इसके बाद हमने अटल जो भूजल नीति थी वो देखी, फिर इसके बाद हमारे कौन से संसाधन आ गए थे, महासागरीय संसाधन, है ना। फिर हमने ये देखते हुए चले। अब हमारा लास्ट संसाधन बचा है ऊर्जा संसाधन, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। हमारा लास्ट संसाधन है, बस हमारे पास थोड़ा सा और आप इंतज़ार करके रखिए, बस आपको थोड़ी सी देर और लगेगी, हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास आएगा ऊर्जा संसाधन, है ना। ऊर्जा संसाधन है सबसे पहले, चलिए सबसे पहले अगर आपने अभी तक शेयर नहीं की क्लास को एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें प्लीज़ सब लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब लोग लाइक करें। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, है ना। जाने से पहले कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हमारा लास्ट है, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। जिन संसाधनों का उपयोग हम किस में करते हैं, ऊर्जा के लिए करते हैं। उद्योगों को चलाने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है, ऐसे संसाधनों को ऊर्जा संसाधन कहते हैं, एवं शक्ति के रूप में किया जाता है ना। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग किसके लिए, उद्योगों के लिए और शक्ति के लिए किया जाता है, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि संसाधन ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं ना। कौन कौन से आपके पेट्रोलियम गैस वगैरह जो होती है, यूरेनियम वगैरह होता है, ये सब ऊर्जा प्रदान करने वाले ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना, जो आपके ऊर्जा देते हैं। जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, है ना, आपकी प्राकृतिक गैसेस, यूरेनियम वगैरह हुआ, है ना, ये सब क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, ऊर्जा संसाधन के नाम से इनको जाना जाता है। आगे देखते हैं हम, चल आगे देखते हुए चलते हैं। ऊर्जा संसाधन आपके होते हैं, सबसे पहले दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन होते हैं। कौन से आपके, एक तो परंपरागत होता है और गैर परंपरागत, दो ऊर्जा संसाधन होते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत। सबसे पहले हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन देखते हुए चलते हैं। परंपरागत क्या होते हैं, तो देखिए परंपरागत ऊर्जा संसाधन ऐसे नवीनीकृत स्रोत होते हैं। नवीनीकृत स्रोत मतलब जो अभी एक बार यूज़ करने के बाद इनका वापस उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हम लकड़ी हुई, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई। जैसे हमने लकड़ी
को अगर एक बार जला दिया, इसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते। कोयला हुआ, कोयला को अगर एक बार जला दिया, उसकी राख बन जाने के बाद वो वापस से प्रयोग में नहीं ला सकता। पेट्रोल, एक बार आपने गाड़ी चलाई, पेट्रोल आपका पूरा ख़त्म हो गया और आपको नया डलवाना पड़ेगा, ना कि आप उसका रिसाइकिल करके वापस उसको नहीं ला सकते, है ना। फिर प्राकृतिक गैस वगैरह हुई, तो इनका ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, वो पारंपरिक आपके ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। याद रखिएगा क्या बोला, ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम उनका उपयोग नहीं कर सकते, पारंपरिक आपके ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कह सकते हैं, ये नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण मतलब ये प्रकृति में अटूट मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा आपकी अनिश्चित है, ख़त्म नहीं होती है, आप इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। बायोमास ऊर्जा जो होती है, इसका भी आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। भूतापीय जो ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा होती है, परमाणु ऊर्जा होती है, क्योंकि परमाणु विस्फोट लगातार चलता रहता है, तो उसका आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं, है ना, बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उनका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों को गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो जिसमें जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोमास ऊर्जा हो गई, है ना, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, इस तरीके की ऊर्जाओं का हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। तो हमने 2 ऊर्जा संसाधन देखे, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, है ना। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। पारंपरिक ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। फिर आगे आ जाएगा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके उदाहरण जरूर अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। इस तरीके से ये, तो चलिए आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। जो भी नए स्टूडेंट हों, अभी तक उनने क्लास हमारी पहले वाली नहीं देखी, उन्हें ज़रूर देख लें। और साथ में हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और आपके जो भी सोशल मीडिया आप जहाँ पे भी चलाते हैं, जो भी, तो उसमें शेयर करना ना भूलें। आगे की क्लास आपको मिलती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक था प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आपने अगर पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। साथ में हिंदी की क्लासेस अगर आप नहीं देख रहे तो उन्हें भी देखते हुए चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ। जय हिंद साथियों, गुड बाय।